हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास का बायोलॉजी का एक काफी बेसिक चैप्टर चालू किया था, सेल। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में सेल चैप्टर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आप सभी को रिकॉल कर देता हूं। फिर आज लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। तो एक बार सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल है वो एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो कि कभी भी अपने सिंपल आइज से नहीं देखी जा सकती और उसको देखने के लिए हमें स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम क्या होता है, माइक्रोस्कोप। फिर एक उसके अलावा मैंने आपको माइक्रोस्कोप के टाइप्स बताए थे, 3 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। फिर एक उसके बाद हमने चालू किया था सेल क्या होती है। ठीक है, सेल होती क्या है। देन उसके बाद हमने चालू किया था सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल डिस्कवर की थी। एंड फाइनली कल जो लेक्चर के अंदर जो लास्ट बात हमने सीखी थी वो ये थी कि जो एविल ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो ये तो बात हो गई हमारी लेक्चर नंबर 1 की। लेक्चर नंबर 1 में यदि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। आपकी उस प्रॉब्लम को मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और आप बार बार वो लेक्चर देखिए। आप जितनी बार वो लेक्चर देखेंगे आपको आसानी से वो चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, अब आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है। मतलब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके साइज के बारे में अपने को याद रखना है। ठीक है, जिसके साइज के बारे में हमें याद रखना है, ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, देन उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, नॉन सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर नंबर 2 चालू कर रहे हैं, देखिएगा अच्छे से। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला जो टॉपिक हम चालू कर रहे हैं वो है सम इंपॉर्टेंट सेल्स। Some important cells on the basis of size. Some important cells on the basis of size. मतलब साइज के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स जो आपको ध्यान रखनी है वो सुनना। बच्चों, 4-5 सेल है यहाँ पे जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सुनना अच्छे से। सबसे पहले तो एक तो आपको पता होनी चाहिए लार्जेस्ट एनिमल सेल। लार्जेस्ट एनिमल सेल। फिर एक आपको पता होनी चाहिए लार्जेस्ट प्लांट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल सेल एंड लार्जेस्ट प्लांट सेल, ये आप डायरेक्ट याद रखना। इसके बारे में आपको आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। बाकी फिलहाल आपको इन सेल के नाम डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है, तो ध्यान रखना एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, याद रखना जो ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, उसका जो एग होता है अंडा, वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल मानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट प्लांट सेल की। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या है, एसिटाबुलेरिया। ये क्या नाम आ गया, तो बच्चों बायोलॉजी है, आएंगे ऐसे नाम। ठीक है, और अब आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे नाम याद रख सके हम। एसिटाबुलेरिया आपको वापस बाद में जो आगे वाले जो चैप्टर है उसमें सुनने को मिलेगा, तो आप कोशिश करना कि ये नाम अभी आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो लार्जेस्ट एनिमल सेल तो कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी है, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया आप ध्यान रखना एक तरह की एल्गी होती है। ठीक है, एक तरह की एल्गी होती है और काफी बड़ी सेल है। इस सेल का जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, सेल का जो डायमीटर होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का। आपको सेल कौन से शेप की माननी है, ज्यादातर स्फेरिकल शेप की। ठीक है ना, ज्यादातर जो सेल होती है वो थोड़ी स्फेरिकल शेप की होती है, गोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना जो प्लांट सेल होती है एसिटाबुलेरिया, ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल मानी जाती है। और याद रखना एसिटाबुलेरिया एक तरह की एल्गी है। एल्गी क्या है, एक्चुअली प्लांट की कैटेगरी होती है एल्गी।
8th क्लास में आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद हो तो आगे वाले चैप्टर में आपको एल्गी के बारे में डिटेल स्टडी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एल्गी जो है ना, ये एक तरह की एल्गी एक तरह की प्लांट है और एसिटाबुलेरिया जो है वो एल्गी का एग्जाम्पल है। और एसिटाबुलेरिया सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल मानी जाती है। ठीक है, और एक अच्छे से याद रखना कि इसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हो गई लार्जेस्ट प्लांट सेल एंड लार्जेस्ट एनिमल सेल। अब बात आती है लॉन्गेस्ट की, लंबी। ठीक है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल एंड लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। ठीक है, अब आपको सबसे लंबी वाली याद रखनी है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होती है वो कौन सी होती है, नर्व सेल्स, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती है, नर्व सेल्स, या फिर इनका एक और क्या नाम होता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व सेल्स या तो फिर न्यूरॉन्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती है, दूसरे एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल मानी जाती है। ठीक है, अब बात आती है सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की। तो सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है, अच्छे से नाम सुनना, फाइबर्स ऑफ रेमी, फाइबर्स ऑफ रेमी, रेमी प्लांट का नाम है। बाकी आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड नाम होते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिनके बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे। तो जो रेमी है, रेमी एक तरह का प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम आपको अच्छे से याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बोहीमिलिया नीविया। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, याद रखना, बोहीमिलिया नीविया। अच्छा नाम है, ठीक है ना, याद करने की कोशिश करना। इंसानों के भी ऐसे नाम देने चाहिए ताकि याद ही नहीं रहे किसी को। ठीक है, तो सबसे लंबी जो प्लांट सेल मानी जाती है वो कौन सी है, फाइबर्स ऑफ रेमी, जिसका नाम क्या है, बोहीमिलिया नीविया। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल हो गई, सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल हो गई, देन सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हो गई और सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल हो गई। ये 4 सेल आप अच्छे से याद रखना। एक उसके बाद आप याद रखना स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है। ठीक है, याद रखना सबसे छोटी सेल कौन सी है। तो यहां पे आप ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया होता है, याद रखना माइकोप्लाज्मा। तो बच्चों वो सबसे छोटी सेल मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये 5 सेल के बारे में आप अच्छे से याद रखना, सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल, सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल, देन लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, देन लॉन्गेस्ट प्लांट सेल एंड देन स्मॉलेस्ट सेल। ये 5 सेल आपको याद होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट सेल में जो आपको बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी है, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। ये बड़ी या छोटी नहीं है, इसका हमें डायमीटर याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है इसका डायमीटर, तो आपसे पूछा जा सकता है कभी भी एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाए। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसी जो होती है, ह्यूमन आरबीसी का साइज क्या होता है, तो आप अच्छे से याद रखना 7 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका डायमीटर है, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स, किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। तो आप ये सेल सारी की सारी अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, ले लीजिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से नोट कीजिएगा इसे। हाँ, तो बच्चों ये सारी की सारी सेल आपको समझ में आ गई होगी, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए। तो ये तो थी सबसे पहले आपके सामने सेल्स। ठीक है, साइज के बेसिस पे कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, ये आपको जनरली याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस चालू करेंगे। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, साथ ही में उनका एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
तो टॉपिक है यूनिसेल्युलर कॉमा मल्टीसेल्युलर एंड acellular organisms. यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर एंड एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन हमें सीखनी है और एक उसके अलावा इसके अंदर एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहले तो आती है बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेफिनेशन समझना अच्छे से। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, तो सुनना अच्छे से। देखो इधर इसके डेफिनेशन क्या बनाते हैं अपन। यहां पे अपन यूनिसेल्युलर को 2 वर्ड में तोड़ रहे हैं, यूनि प्लस सेल्युलर। यहां पे यूनि का मतलब क्या है, सिंगल। आप अच्छे से याद रखना कि पूरी बायोलॉजी के अंदर या पूरी साइंस के अंदर जहां पे भी आपके सामने ये वर्ड आए यूनि, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, सिंगल। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। यूनि वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल, और सेल्युलर का मतलब सेल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई होती है, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल मौजूद होती है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, याद रखना, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल मौजूद होती है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन क्या जाएगी इसकी, those organisms which composed of single cell, are called as यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी अंदर एक सिंगल सेल मौजूद होती है या फिर जिनकी बॉडी में एक सिंगल सेल मौजूद होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, अब मैं आपको है ना, देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं और एक बात आप अच्छे से याद रखना। देखो बच्चों, बायोलॉजी के अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। आप कोशिश करो कि बायोलॉजी के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम आप याद कर सको ना, अभी से याद करना चालू कर दो। ठीक है, और खासकर जिसका टारगेट 10th क्लास के बाद बायो लेने का है, तो वो तो बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से चालू कर देना। ठीक है, कौन यूनिसेल्युलर है, कौन मल्टीसेल्युलर है, कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, ये सारी की सारी बातें आप अभी से अगर याद करना चालू करोगे ना, तो 12th क्लास के बाद अगर आप नीट का एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, काफी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपको 9th क्लास से ही पूरी की पूरी तैयारी करना आना चाहिए। ठीक है, बस ये वाली कंडीशन है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक तो अमीबा। ये जो नाम है ना, इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं आगे ज्यादा जानने को मिलेगा, तो ये नाम आप अभी से याद करके रख लेना। ठीक है, एक तो अमीबा और एक आप याद रखना प्लाज्मोडियम। एक तो याद रखोगे अमीबा और एक आप याद रखोगे प्लाज्मोडियम। ठीक है बच्चों, ये दोनों के दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल्स। ये एक तरह के एनिमल है जिनकी बॉडी में सिंगल सेल मौजूद होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप याद रखना, आगे सुनो, क्लोरेला, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और एक आप याद रखोगे, अभी मैंने आपको ऊपर नाम बताया था, एसिटाबुलेरिया। ठीक है, क्लोरेला,
क्लेमाइडोमोनास एंड एसिटाबुलेरिया। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर प्लांट्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेल्युलर प्लांट्स के। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आता है ईस्ट। ठीक है ना, तीसरा एग्जाम्पल आता है ईस्ट। बच्चों ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंजाई। यूनिसेल्युलर फंजाई याद रखना, ईस्ट एक अकेली यूनिसेल्युलर फंजाई होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितनी भी फंजाई होती है ना, वो सारी की सारी मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर का मतलब अभी अपन आके देखेंगे, जिनके अंदर काफी सारी सेल्स मौजूद होती है, मतलब जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए काफी सारी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, उनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, वो भी अपन आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखना कि देखो जितनी भी फंजाई होती है, फंजाई भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जितनी भी फंजाई होती है सारी की सारी मल्टी सेल्युलर है। अकेली ईस्ट एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि यूनिसेल्युलर फंजाई है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। याद रखना बच्चों, नाम में ही डेफिनेशन है पूरी की पूरी, आपको नाम पता होना चाहिए बस। यूनिसेल्युलर नाम का मतलब क्या है? यूनि का मतलब सिंगल और सेल्युलर का मतलब सेल, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि केवल और केवल एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, मतलब जिनकी बॉडी में बस एक ही सेल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनकी बॉडी में एक सिंगल सेल होती है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, आप अच्छे से याद रखना। अमीबा प्लाज्मोडियम यूनिसेल्युलर एनिमल, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास एसिटाबुलेरिया यूनिसेल्युलर प्लांट एंड ईस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई। ठीक है, ये हो गए अपने फर्स्ट डेफिनेशन। आगे देखो, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखना यहां पे, सबसे पहले तो अपन यहां पे वर्ड को तोड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो डेफिनेशन आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि आपको शब्दों का मतलब याद होना चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी के अंदर वर्ड्स का मतलब पता चल जाए ना, तो आप मान के चलो आप 50 to 60% डेफिनेशन तो डायरेक्ट बना सकते हो, आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर देखो, मल्टी सेल्युलर तोड़ो आप इसे, मल्टी प्लस सेल्युलर। ठीक है, मल्टी प्लस सेल्युलर। बच्चों मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। याद रखना, आपके कहीं पे भी शब्द आ जाए मल्टी, मल्टी का मतलब हमेशा क्या होता है? मैनी। और सेल्युलर का मतलब सेल्स। ठीक है, सेल्युलर का मतलब क्या होगा? सेल्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर काफी सारी सेल्स मौजूद होती है। जैसे कि हम अगर हमारी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी सेल्स है, कोई फिक्स एस्टिमेशन नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल्स मौजूद होती है इसका कोई फिक्स एस्टिमेशन नहीं है। बाकी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स की जो संख्या मानी जाती है वो ट्रिलियंस में मानी जाती है। ठीक है, तो तुम ध्यान रखना, देखो जो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है। इसी तरह से काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर हजारों में सेल होती है, लाखों में सेल होती है, करोड़ों में सेल होती है। तो आप अच्छे से याद रखना, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में काफी सारी सेल मौजूद होती है, मैनी सेल्स मौजूद होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या जाएगी? याद रखना, those organisms which composed of many cells are called as multicellular organisms। अब देखो बच्चों, बात आती है इसके एग्जाम्पल की, तो हम इसका एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे? आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है सब मल्टी सेल्युलर है, क्योंकि यूनिसेल्युलर को आप कभी देख ही नहीं सकते। आज हम हो गए, हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सारे के सारे मल्टी सेल्युलर है। ठीक है,
तो ध्यान रखना लगभग ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जितने भी देख सकते हैं ना, वो सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेल्यूलर का ही एग्जाम्पल है। केवल और केवल एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कि यूनिसेल्यूलर होंगे और जो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि लगभग वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं, वो सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेल्यूलर का। अब आप जो इच्छा हो वो लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स which can be seen by our naked eyes, ठीक है बच्चों। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन भी आ गई होगी आपको समझ में। तो ये तो हो गया यूनिसेल्यूलर और ये हो गया मल्टी सेल्यूलर। एक बात आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसे। तो ये बच्चों हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब तीसरा आता है यहाँ पे, देखना अच्छे से। हाँ, देखना यहाँ पे। तो तीसरा आता है यहाँ पे एसेल्यूलर या फिर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एसेल्यूलर या तो फिर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एसेल्यूलर या तो फिर नॉन सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला था बच्चों, शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी में शब्दों का मतलब आता है तो आप काफी सारे डेफिनेशंस को खुद ब खुद बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप अच्छे से, ए सेल्यूलर। आप एक बार ध्यान रखना, बायोलॉजी के अंदर अगर किसी भी शब्द के आगे ए लग जाता है तो वो एब्सेंट है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए या तो फिर नॉन, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। अगर आप कोई सा भी अपने बायोलॉजी का कोई सा भी शब्द पढ़ते हो, ठीक है ना, कोई मीनिंग निकल रहा है जिसका, और अगर आपने उसके आगे ए लगा दिया तो इसका मतलब वो एब्सेंट है। तो जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा एसेल्यूलर, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या रहेगा? एब्सेंट, ठीक है। ए का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? एब्सेंट। और सेल्यूलर का मतलब सेल। इसका मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल क्या होती है? एब्सेंट। और आपको पता हो तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था वायरस के बारे में, ठीक है। आपको मैंने बच्चों लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था कि जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे मौजूद है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? सेल, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर मौजूद है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? सेल, ठीक है। लेकिन वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है जिसकी बॉडी में सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है ना। ये वाली बात ध्यान रखना। उसे लिविंग कहा जाता है। उसे लिविंग क्यों कहा जाता है तो वो मैं अभी आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी वो लिविंग की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखें तो एसेल्यूलर या तो फिर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स in which cell is absent, are called as acellular or non-cellular organisms। एसेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके आप 2 एग्जाम्पल याद रखोगे। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, वायरस। और बच्चों वायरस के अलावा एक एग्जाम्पल और आप पढ़ोगे, याद रखना, वायरॉइड्स। ये 2 एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना, ठीक है।
ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? तो आप याद रखना एसेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे आपको तीनों तरह की डेफिनेशन आ गई समझ में, ठीक है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक सिंगल सेल होती है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में काफी सारी सेल्स मौजूद होती है। एंड असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के हमने दो एग्जांपल देखे, एक तो वायरस और एक वायरॉइड्स, ठीक है। ये आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में, ठीक है ना। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया अपना यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एंड असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसके बाद हम न्यू टॉपिक चालू करते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ सेल, ठीक है। आज मैं आपको दो टाइप की सेल होती है, दोनों की दोनों टाइप की सेल के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, कि सेल्स का मतलब होता क्या है, उनका मतलब। फिर उसके बाद हम अपने अगला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में उन दोनों सेल के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब दोनों की दोनों सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं फिलहाल तो टाइप ऑफ सेल, देखना अच्छे से। देखो बच्चों, टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेसिकली जो सेल जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की, ठीक है। सेल जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? तो नंबर 1 आप याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नंबर 1 आप याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड नंबर 2 आप याद रखना, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नंबर 1 आप कौन सी याद रखोगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और नंबर 2 आप कौन सी याद रखोगे? यूकैरियोटिक सेल। तो ये 2 तरह की सेल होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल कितने टाइप की है तो आप बता दोगे 2 टाइप की है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला बच्चों? शब्दों का मतलब समझो। अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो आप आराम से डेफिनेशन तैयार कर सकते हो खुद, ठीक है। एक एक शब्द का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, देखना यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो यहाँ पे हम इसे 2 वर्ड के अंदर ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से देखना, यहाँ पे अपन इसे 2 शब्दों में तोड़ रहे हैं, एक तो है प्रो और एक है कैरियोटिक, ठीक है। एक तो है प्रो और एक है कैरियोटिक। सुनो बच्चों, प्रो का मतलब तो क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं ओल्ड, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव या तो फिर ओल्ड। कैरियोटिक, कैरियोटिक शब्द कहां से लिया गया है? कैरियन से, ठीक है ना। कैरियोटिक शब्द कहां से लिया गया है? कैरियन से, जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक पार्ट होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। 8th क्लास में आपने सेल के बारे में पढ़ा है तो आपको न्यूक्लियस का थोड़ा सा तो आइडिया होगा, ठीक है, कि जो सेल होती है सेल के सेंटर पे उसका एक पार्ट मौजूद होता है जिसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। अब एक बात सुनो, ढंग से सुनना। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल की? बच्चों ज्यादातर किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो क्या वो सही माना जाए? तो आप एक बार ध्यान रखना, देखो हम उसे गलत भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, वहां पे ओल्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, यदि अगर किसी बुक में अगर आपको मिले कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो आप वहां पे ज्यादा करेक्ट उसे क्या मान सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है लेकिन वो ओल्ड न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, पुराना न्यूक्लियस है, ठीक है।
बाद में जब इवोल्यूशन हुआ तो ध्यान रखना न्यूक्लियस के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिला, देन उसके बाद ज्यादा एडवांस न्यूक्लियस बना। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। एक बात तुम ध्यान रखना कि जैसे हमारी इस अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ पे जो सबसे पहले जो लाइफ आई थी, ठीक है, हमारी अर्थ पे जो सबसे पहले जो लाइफ आई थी, या फिर आप यूं बोल सकते हो हमारी अर्थ पे जो सबसे पहली जो सेल आई थी वो कौन सी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो पहली सेल इस दुनिया में बनी थी वो एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव, मतलब काफी पुराना न्यूक्लियस था, काफी लेस डेवलप न्यूक्लियस। फिर उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, देन नए नए दुनिया में नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म आते गए जिनका न्यूक्लियस ज्यादा डेवलप था, जैसे हमने क्या बोला बाद में यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। बाकी फिलहाल आप प्रोकैरियोटिक का मतलब याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि दुनिया में जो सबसे पहली जो सेल आई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, और शब्द का मतलब क्या होता है, सुनो अच्छे से। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सेल जिसमें पुराना न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है ना, प्रो का मतलब प्रिमिटिव या फिर ओल्ड, एंड कैरियोटिक मतलब कैरियोटिक शब्द आया कैरियन से, जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, याद रखना। सेल which composed of primitive nucleus, which composed of primitive का मतलब क्या होता है? old, primitive nucleus are called as prokaryotic cell, are called as prokaryotic cell। याद रखना, सॉरी इस, ठीक है ना, अपन ने एक ही सेल के बारे में लिखा है तो इस। तो एक ऐसी सेल जिसके अंदर काफी पुराना न्यूक्लियस मौजूद होता है, ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखना कि ऐसी सेल किसके अंदर मौजूद होती है? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है ना, ऐसी सेल किसके अंदर मौजूद होती है? बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होती है उनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होती है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोकैरियोट्स का मतलब याद रखना। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? याद रखना, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर कौन सी सेल मौजूद होती है? प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स which composed of prokaryotic cells, और एग्जाम्पल आप याद रखना, ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे बच्चे हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया मतलब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी के सभी बैक्टीरिया में कौन सी सेल मौजूद होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, तो याद रखना जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है? बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है। आगे बात अच्छे से समझ में? ठीक है, तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब आ जाओ इधर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? देखो इधर, वापस इसको भी अपन दो वर्ड में तोड़ते हैं, एक तो यू और एक कैरियोटिक। बच्चों यू का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यू या फिर एडवांस। ठीक है, यू का मतलब तो क्या होगा? न्यू या फिर एडवांस। और कैरियोटिक का मतलब कैरियन। कैरियन शब्द का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो एक ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस काफी ज्यादा न्यू है, काफी ज्यादा एडवांस है। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, इवोल्यूशन के साथ साथ जो न्यूक्लियस था वो भी लगातार एडवांस होता गया। जो सबसे पहला जो न्यूक्लियस इस अर्थ पे बना था ना, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस था, वो काफी लेस डेवलप था, काफी पुराना न्यूक्लियस था। उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया,
लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा एडवांस होते चले गए तो जो न्यूक्लियस था वो भी ज्यादा एडवांस होता चला गया। ठीक है, तो आप अच्छे से ये याद रखना कि जो यूकेरियोटिक सेल होती है, यूकेरियोटिक सेल क्या होती है? एक ऐसी सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो काफी ज्यादा डेवलप है, मतलब काफी ज्यादा एडवांस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेल which composed of well developed nucleus is called as eukaryotic cell, ठीक है। और अच्छे से याद रखना, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर यूकेरियोटिक सेल मौजूद होती है उनको क्या कहा जाता है? यूकेरियोट्स। ठीक है, यूकेरियोट्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो ध्यान रखना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंपोज्ड ऑफ यूकेरियोटिक सेल आर कॉल्ड एज यूकेरियोट्स। ठीक है, यूकेरियोट्स की डेफिनेशन क्या जाएगी? तो ध्यान रखना, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कौन सी सेल मौजूद होती है? यूकेरियोटिक सेल मौजूद होती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? यूकेरियोट्स। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग। यूकेरियोट्स के अगर अपन एग्जाम्पल देखें, ठीक है ना, यूकेरियोट्स के अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो दुनिया में देखो, एक बात आप ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में आप मान सकते हो कि मेन तो 5 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। कौन कौन? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले तो बात करते हैं वायरस की, सेल ही नहीं है उसमें, बता दिया आपको। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया में कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल, ये बता दिया आपको। अब बचे 3, कौन? फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स। तीनों में कौन? फंजाई, बैक्टीरिया गलती से निकल गया, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन कौन से 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म बचे? फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। तीनों के अंदर कौन सी सेल मौजूद है? यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल आप कौन कौन से याद रखोगे? फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से याद रखना आप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन। ठीक है ना, और याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर मौजूद होती है और यूकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर मौजूद होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाली बात आप याद रखना। अब आगे देखना, तो अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया कि देखो 2 टाइप की सेल होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना, आपकी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से आपको ये तो याद होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पे आपकी नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो अच्छे से आप लोग याद रखना। देखो बच्चों, सुनना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक तो मैं आपको साइंटिस्ट के नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। साइंटिस्ट के नाम बच्चों का देखो काफी ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, ठीक है, बाकी याद करने पड़ेंगे, ये भी किसी के नाम है तो याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो एक तो आप अच्छे से याद रखना, वर्ड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वर्ड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक proposed by मतलब बच्चों ये जो शब्द है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इन शब्दों को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आप अच्छे से याद रखना, वान नील। ठीक है, वान नील नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ये शब्द प्रपोज किए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो वर्ड है इनको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आंसर क्या ध्यान रखोगे? वान नील। उसके बाद साइंटिस्ट who classify all living organisms into prokaryotes and eukaryotes,
एंड यूकेरियोट्स। बेटा वो साइंटिस्ट जिसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के अंदर बांटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में तो कौन आते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया। मतलब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सभी बैक्टीरिया में कौन सी सेल मौजूद होती है, प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होती है। ठीक है, तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बांटा, वो कौन थे, तो नाम ध्यान रखना, दो साइंटिस्ट थे, क्रिस्टिनसन एंड डावर्टी। क्रिस्टिनसन एंड डावर्टी, ये दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर बांटा। प्रोकैरियोट्स में तो रखा गया सारे के सारे बैक्टीरिया को, और यूकैरियोट्स में रखा गया फंजाई को, प्लांट को, एनिमल को। तो याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन दोनों के अंदर बांटने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो क्रिस्टिनसन एंड डावर्टी। ठीक है, उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर बांटा। तो आगे होगा आपको ये समझ में अच्छे से। ठीक है, एक डेफिनेशन और मैं आपको बता रहा हूं, ये शब्द भी आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, एकेरियोट्स, ये वर्ड आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है, एकेरियोट्स। अभी मैंने आपको वर्ड से ही डेफिनेशन बनाने का तरीका सिखाया था। ठीक है, इस डेफिनेशन को बनाने के लिए मतलब ये जो शब्द है, इस शब्द में जो दो वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, इनका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप आराम से यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हैं, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, यहाँ पे ए एंड कैरियोट्स। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि बायोलॉजी में अगर आप किसी भी शब्द के आगे, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है, यदि अगर उस शब्द के आगे अगर आप ए लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे एब्सेंट। तो ए का मतलब क्या है यहाँ पे, एब्सेंट। और कैरियोट्स, अभी बताया मैंने आपको, कैरियोट्स का मतलब कैरियोन, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस ही क्या होता है, एब्सेंट। और एक बात आप अच्छे से याद रखना, क्या बैक्टीरिया हम इसके अंदर रखेंगे क्या, नहीं, बैक्टीरिया को हमने प्रोकैरियोट्स में रखा है। तो फिर कैरियोट्स का एग्जाम्पल कौन होंगे, तो आप अच्छे से याद रखना। देखो, दुनिया में कोई भी सेल ऐसी नहीं है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है ना, दुनिया में कोई भी सेल ऐसी नहीं है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। सभी सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये अच्छे से याद रखना आप। तो कैरियोट्स का मतलब क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। और वो कौन है, जिनके अंदर सेल ही एब्सेंट है, मतलब वायरस एंड वायरॉइड्स। ठीक है, अभी मैंने आपको वायरस एंड वायरॉइड्स को नॉन सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बताया था। तो आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो वायरस होता है ना, वायरस के अंदर सेल भी एब्सेंट होती है। ठीक है, और सेल एब्सेंट होगी, इसका मतलब वायरस के अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैरियोट्स किसको कहा जाता है, तो कैरियोट्स के दो ही एग्जाम्पल है, वायरस एंड वायरॉइड्स। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ सेल भी एब्सेंट होती है, या फिर बोल सकते हो कि सेल के साथ साथ न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, those living organisms in which cell and nucleus are absent। एग्जाम्पल ले अपन इसका, तो वायरस एंड वायरॉइड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आगे होगा आप लोगों को समझ में कैरियोट्स का मतलब। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 का, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप की सेल्स के बारे में, साइज कौन सी है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। फिर एक उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। ठीक है, और फिर देन आपको फाइनली मैंने बताया टाइप ऑफ सेल के बारे में, कि सेल दो तरह की होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल का आउटलाइन स्ट्रक्चर, और एक उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद के जितने भी लेक्चर है वो सारे के सारे लेक्चर नंबर 3 पे ही डिपेंड करते हैं।
अगर आपको लेक्चर नंबर 3 काफी अच्छे से आता है तो आपको बाद वाले लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेक्चर नंबर 3 आप काफी अच्छे से देखिएगा। आज का जो लेक्चर है वो काफी सिंपल लेक्चर था, आप आराम से हर एक डेफिनेशन को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखना, ठीक है। आपको आसानी से पूरा का पूरा वीडियो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मैं आपको उसी वक्त उसी दिन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है बच्चों। बाय बाय।